हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +2 के अंदर जो हमारा भाग है उसकी जो 4th इकाई चल रही थी, उसके अंदर पहला जो हमारा लेसन था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। जो हमारी योजना से संबंधित था, योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में पढ़ चुके थे हम। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा लेसन है दूसरा, जो 4th इकाई का, वो है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, यानी बिल्कुल सिंपल सा लेसन। आपने ऐसे लेख हमेशा पढ़ते हैं, पर्यावरण के प्रदूषित होना, जल का दूषित होना, वायु का दूषित होना है, बिल्कुल सिंपल लेसन। जिनके अंदर आप पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ते हो, लेख पढ़ते हो, सिर्फ वही है। कुछ गैसों के नाम याद करने हैं, कुछ जो हमारे यहाँ पर वैश्विक स्तर पर इसके अंदर जो चर्चा हुई थी, चिंतन हुआ था, उसकी बातें करनी। यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि अब इसको हम शुरुआत करते हैं, एक चर्चा के रूप में करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो, हमने हमेशा हम कहते हैं ना, भूमि हमारी माता है, यानी हमने हमेशा अपनी भूमि को माता के रूप में पूजा है। क्योंकि शुरुआत से ही देखें ना, तो मानव का और प्रकृति का बहुत गहरा संबंध रहा है। क्योंकि हम प्राचीन काल की बात करें, मनुष्य अपना जीवन पूरा प्रकृति में गुजार देता था, प्रकृति के साथ उसका बहुत अच्छा संबंध था। उसकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करती थी ना, वो पूर्ण प्रकृति कर देती थी। यानी उससे गहरा संबंध था, वो प्रकृति को एक दोस्त की तरह रखता था। और भारत के अंदर तो हम देखें तो भारत के अंदर तो पूजा जाता है, हम पेड़ों को, दरख्तों को, इनको, भूमि को, मिट्टी को, सबको, हवा को पूजते हैं। इसका मतलब हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनके साथ हमारा खुद का एक जीवन जुड़ा हुआ है, हमारा खुद का जीवन जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान में उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या इसके रिलेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं। देखो, देखो, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, यानी प्रकृति ने हमें निःशुल्क भेंट किए हैं। हमने नहीं बनाए, वो प्रकृति ने, नेचुरल है वो। लेकिन उसका उपयोग करना है हमें। देखो, ये संसाधन है, हमारे विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन जब उसका उपयोग हम गलत तरीके से करने लग जाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, तब हमारा जो उनके साथ गहरा संबंध था वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। यानी एक तरह का जो हमारा विकास है वो रुक जाता है। यानी जो हमें वास्तव में फायदा होना था, उससे दुगनी हमें हानि हो जाती है। तो आज इस लेसन के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करें तो आपको पता है, 21 सितंबर 1730 को, 21 सितंबर 1730 को, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि सभी इसको नुकसान बताते हैं। जैसे हम बात करें, जैन धर्म में अहिंसा को मुख्य माना गया है, अहिंसा पर बल दिया गया है। हमें जीव जंतुओं के प्रति मान, एक तरह का मतलब दया का भाव रखना है, उनकी हत्या नहीं करनी हमें। ठीक है। और बिश्नोई समाज हम बात करें, जैसे 20+9 टोटल 29 नियम है उनके। तो वो टोटल गाँव के अंदर वो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हैं, जीव जंतुओं की सुरक्षा करते हैं। 21 सितंबर 1730 को खेजड़ी गांव के अंदर, देखो, 363 व्यक्तियों ने खेजड़ी के वृक्षों के लिए अपने बलिदान दिया था जीवन का, खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए। यानी खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है। और वो हुआ कब था? किसके रूप में हुआ था? अमृता देवी के नेतृत्व में, अमृता देवी के नेतृत्व में। यानी क्या है, वहाँ पर खेजड़ी वृक्षों को वहाँ के शासक द्वारा काटा जा रहा था। तो उन्होंने उसकी रक्षा के लिए, उन पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया था। यानी अपना रुख तक उन्होंने अपना जो सर है वो कलम करवा लिया था वहाँ। उन्होंने कहा था कि उनकी एक कहावत थी, ये क्या है, जैसे हाँ, सिर काटे अगर रुख बचे तो भी सस्ता जान। तो मतलब अगर हमारे सिर काटने पर ही अगर पेड़ की सुरक्षा होती है ना, तो भी वो सस्ता है। तो मतलब हमारे प्राणों से भी ज़्यादा महत्व है इन पेड़ों का। का कहने का मतलब, मृता देवी का ही जो वहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि हमारे प्राणों से, अगर सिर काटने से अगर पेड़ों की रक्षा होती है ना, पेड़ सुरक्षित रहते हैं, तो हमें सिर का बलिदान कर देना चाहिए अपना। तो मतलब हमारे प्राणों से भी पेड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व उन्होंने बताया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। देखो, हमने ये तो पढ़ लिया। अब आती है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। अब आपसे ये पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यकता है, इसका क्यों संरक्षण करना चाहिए हमें, क्यों इसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि इस पर्यावरण देखो, पहले हमने बात की थी, पर्यावरण हमारा एक तरह का दोस्त की तरह, एक घनिष्ठ संबंध के रूप में काम लेते थे हम।
तो न तो हमारे पास कोई भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, सब सुखी थे। लेकिन जैसे ही हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो आप देखते हो बाढ़ आना, सूखा, भूकंप, है ना, सुनामी, यानी ऐसी बहुत से प्राकृतिक प्रकोप आने लग गए हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियों के प्रकोप आने लग गए हैं, जिसके कारण हमारा जीवन क्या बन चुका है, खतरे में आ चुका है। खतरे में आ चुका है हमारा जीवन, ठीक है। यानी हमारा जीवन भी है, पूरी ये मानव प्रजाति नष्ट होने की कगार पर आ चुकी है। और बहुत से ऐसे जो पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, वो क्या है, नष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो रहे हैं। और आप ये देखो, जो ये तापमान बढ़ रहा है ना, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये तापमान बढ़ रहा है, यानी बढ़ोतरी हो रही है, इससे बाढ़ वगैरह आ रही है, जो नदियाँ है वो उफान पर है, समुद्र का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे कहते हैं जो द्वीप वगैरह होते हैं ना, सारे डूब जाएंगे। ये द्वीप है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर डूब जाएंगे। यानी ये जो हमारे जो तटीय एरिया है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यानी इससे और भी हम कह दें, इससे हमारी बीमारियां भी बहुत बढ़ रही है, ठीक है, नई नई बीमारियां जन्म ले रही है। कि हम देखो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम अपना विकास तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं अपना विकास, लेकिन उससे ज़्यादा हम हानि वहन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम हानि वहन कर रहे हैं। मान लो हमने विकास किया, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा हमने स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया, क्योंकि इससे नई बीमारियां लग गई, वो कोई विकास थोड़ी हुआ। इसलिए हमें क्या करना है, अपना विकास भी करना है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का हमें संरक्षण भी करना है, और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। अतः विश्व स्तर पर डिमांड उठाने लग गए हैं। देखो, पहले तो ये अलग अलग अपने देशों के अंदर ये डिमांड थी, अपने देशों के अंदर ये मांग थी, लेकिन अब पूरे विश्व स्तर पर इसकी मांग उठने लग गई है। अभी हमें पर्यावरण संरक्षण करना है, पर्यावरण को सुरक्षित है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो चुका है। कैसे हो चुका है इसकी बात करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो, वर्तमान में विश्व पर सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही बनी हुई है पर्यावरण के लेकर। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है ग्लोबल वार्मिंग वास्तव के अंदर, और पूरे विश्व स्तर पर है। अकेले हम एक देश की बात नहीं कर सकते, भारत पर है या अमेरिका पर है या चीन पर है, पूरे विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें। जैसे कुछ जो सूर्य किरणें आती है ना, देखो हमारी जो पृथ्वी होती है उसको ताप कहाँ से मिलता है, सूर्य किरणों से मिलता है, ठीक है। हम ऐसे घर की तुलना कर सकते हैं। एक ऐसा कांच का घर, उसके अंदर छत होती है, वो इस प्रकार कांच की लगी होती है कि सूर्य किरणें उसके अंदर आ तो जाती है, लेकिन बाहर वापस जा नहीं पाती। देखो, आने के लिए तो वो पारदर्शी होती है, जाने के लिए उसको रोक लेती है, वापस नहीं जाती वो। इसके कारण उस रूम के अंदर, उस जो कमरा हमने बनाया है उसके अंदर क्या है, तापमान बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे इसलिए किस लिए यूज किया जाता है, ताकि उसमें जो अधिक तापमान वाले जो पौधे होते हैं उनको उगाने के लिए। यही बात पृथ्वी के साथ हो रही है, क्योंकि बहुत सी पर्यावरण असंतुलित होने के कारण, पर्यावरण परिवर्तन होने के कारण बहुत सी गैसों का जमाव हमारी पृथ्वी पर हो चुका है। यानी वो एक परत की तरह काम करने लग गई है। जब वो सूर्य की किरणें आती है तब तो वो पारदर्शी है, यानी उसके अंदर से निकल जाती है, लेकिन वापिस नहीं जाने देती उसको, वापिस पृथ्वी पर ही रोक लेती है। और इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसके कारण पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी तापमान बढ़ने का इसी हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान में वृद्धि हो रही है। देखो, तापमान में वृद्धि हो रही है क्योंकि वो जो गैसें होती है ना, वो एक परत बना लेती है धरती के ऊपर। उसके ऊपर जब उनकी पराबैंगनी किरणें जो आती है धरती के ऊपर, उसके बाद वो पृथ्वी पर, लेकिन वापस नहीं जा पाती, वापस नहीं जा पाती। इसका मतलब वो पृथ्वी का तापमान को बढ़ा देती है, तो ये हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तापमान में वृद्धि कहते हैं। ये कौन कौन सी गैसें हैं इसकी हम चर्चा करें तो ग्लोबल वार्मिंग में मेन है कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन कह सकते हैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रेट ऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड है। उसके बाद हम कह सकते हैं ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस है, CFC यानी क्लोरो फ्लोरो, ये वो गैस है जो
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायी गैस है। इससे क्या होता है? पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग आप ये समझोगे भी तापमान बढ़ता है पृथ्वी। आप देखते होंगे अब 1986 के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान था, 2012 उससे भी ज़्यादा तापमान था। इसका मतलब तापमान अब बढ़ रहा है। हर साल देख लो आप, पिछले साल कितने, अभी जो गर्मी गई है तो कितनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा तापमान रहा था। यानी अब धीरे धीरे आगे आगे ये बढ़ता जा रहा है और ये धीरे धीरे हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या भी पैदा कर रहा है। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस की बात करें, CFC गैस, तो ये मेन रेफ्रिजरेटर और जो अग्निशमक होते हैं, अग्निशमक, इनके द्वारा ये गैस छोड़ी जाती है और ये गैस सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसको हम बोलते हैं O3, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर ये ओजोन परत बनती है। और ये CFC गैस है, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत हमारे जो पृथ्वी से ऐसी हानिकारक किरणें जो आती है ना, ओजोन परत उसको रोक देती है, हम तक पहुंचने नहीं देती। तो जब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का क्या हो रहा है, उस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी उसके अंदर होल हो चुके हैं। इसका मतलब वो हानिकारक किरणें अब उसको रोकती नहीं है, वो सीधे उस होल से अपने पास आ गई। उससे हमारी चमड़ी रोग वगैरह, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो जैसे हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो बिगड़ चुकी है। हम बात करें समुद्र के अंदर मछलियाँ मरती हुई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा मर चुकी है, यानी जल पीने लायक नहीं रहा। यानी ये बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को नुकसान पहुँचा रही है, ठीक है। क्योंकि इसका जो होल है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि CFC गैस बढ़ रही है। और CFC गैस मुख्य रूप से कहाँ ये काम आपको बता चुका हूँ, रेफ्रिजरेटर में और अग्निशमक जो साधन होते हैं उसके अंदर CFC गैसें काम आती है, यानी CFC गैसों का बढ़ोतरी। तो यह है ग्लोबल वार्मिंग भाई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चर्चा करें, नेक्स्ट चर्चा हुआ ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, चलिए साहब, कारण तो हम कर ही चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो, ज़्यादा जो जिम्मेदार है ना, जिम्मेवार है जो ग्लोबल वार्मिंग के, वो मनुष्य ही है। कौन है? मनुष्य खुद है। यानी मनुष्य खुद ने प्रकृति पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है, उसको नुकसान पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया? क्योंकि देखो, मैं बात करूँ, हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। हमने क्या किया अपने रहवास के लिए, यानी अपने रहने के लिए, हमने क्या किया, पेड़ पौधों को काट दिया, वनों को काट दिया, उनका सफाया कर दिया। और जो पेड़ है ना, वो वास्तव में पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि वो CO2 गैस को तो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन हमने पेड़ों को तो काट दिया है, इसका मतलब CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है। तो अगर पेड़ होते वो तो उसको ग्रहण कर लेते। हमने पेड़ों को, दरख्तों को अपने रहवास के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको काट दिया है, अपने विकास के लिए उसको काट दिया है, ठीक है। इसके कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये उत्तरदायी कारण है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। तो मतलब खुद मनुष्य इसका उत्तरदायी है। तो नुकसान पहुंचा रहा है ना, खुद मनुष्य ही पहुंचा रहा है। इसका मतलब कहते हैं ना, पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना, ये खुद मनुष्य कर रहा है। अपने प्रजाति को नष्ट करने पर तुला हुआ है मनुष्य वास्तव में। अगर हम पर्यावरण को पूरा देखें ना, तो मनुष्य धीरे धीरे खुद को ही नष्ट करने पर तुला हुआ है, एक आत्महत्या के समान है, कह सकते हैं एक आत्महत्या के समान है, ठीक है। अब इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे बहुत ज़्यादा, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो स्वास्थ्य के अंदर कमी होना, यानी बहुत से रोगों का जन्म होना, यही सब कुछ कर रहा है, यही सब कुछ कर रहा है। और इसके कारण हमारी जो जीवन प्रत्याशा दर है वो भी कम हो चुकी है, क्योंकि अब लोग कम ही जीने लगे हैं, की उम्र कम हो चुकी है। इसका कारण यही है, हर साल नया रोग आ जाता है एक। इसका कारण ये पर्यावरण में परिवर्तन है, पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है मनुष्य, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहा है, पृथ्वी के अंदर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका अधिक विदोहन करके नुकसान पहुंचा रहा है।
यही नुकसान एक पृथ्वी के अंदर जनता को, खुद व्यक्ति को क्या कर रहा है, खत्म, यानी व्यक्ति खुद अपने को ही खत्म करने पर तुला हुआ है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को खत्म करने पर तुला हुआ है व्यक्ति, अपने विकास के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जो भूमि संसाधन है ना, भूमि ये प्राकृतिक संसाधन है, धरती है, भूमि है, ये प्राकृतिक संसाधन, ये कोई हमें हमारे पूर्वजों ने थोड़ी दी है, हमारा अधिकार थोड़ी है उस पर, ये तो भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़नी है हमें। तो ऐसे नहीं, अगर हम उसका दोहन करेंगे तो अनुपजाऊ हो जाएगी। और बहुत से ऐसे संसाधन हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, उनको बनाने में पृथ्वी को कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन हम उसका विधोन करके उसको खत्म कर रहे हैं, उसका विधोन करके उनको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी तो भूख मरेगी, उनको तो कुछ संसाधन मिल नहीं पाएंगे। जब हम सभी संसाधनों का आज ही यूज कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे, उसका गलत तरीके से विदोहन कर लेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को तो कोई संसाधन मिलेंगे ही नहीं। उनको तो पता ही नहीं होगा कि पेट्रोलियम पदार्थ में होता है, ऊर्जा होती है जिससे गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब ये मनुष्य खुद ही अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। यानी ये जो मनुष्य कृत होते हैं, मनुष्य खुद प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े। अब ग्लोबल वार्मिंग के मैं प्रभाव की बात कर लेता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, देखो प्रभाव क्या है, प्रभाव जानते हो, यानी उसका प्रभाव क्या पड़ा है। देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, कुछ गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, तापमान पृथ्वी का बढ़ चुका है। तो इसका पहला प्रभाव तो आप ये पढ़ोगे, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, यानी पहला प्रभाव तो इसका यही है ग्लोबल वार्मिंग का, हमारे पृथ्वी के अंदर जो तापमान है उसमें वृद्धि हो चुकी है। कहते हैं 10 वर्ष के औसत तापमान 0.3 और 0.6 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हम 10 वर्ष का अध्ययन करें ना पिछले, तो 10 वर्ष में जो पृथ्वी का तापमान है, पृथ्वी का तापमान वो 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा ना तो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बाद हम कहते हैं भी 10 वर्ष के अंदर पृथ्वी का तापमान है वो 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। अगर यही दर रही, इसी दर से अगर तापमान बढ़ता रहा तो यहाँ पर भी मनुष्य जाति है, जीव जंतु वो सब नष्ट हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई जंतु नहीं रहे। ठीक है। सेकंड बात करें इसके प्रभाव की, समुद्र सतह में वृद्धि। देखो समुद्र सतह में बढ़ोतरी हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि देखो तापमान बढ़ने के कारण बर्फें पिघलती है, बर्फें पिघलने के कारण समुद्री जल स्तर बढ़ने लगता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। और कहते हैं दुनिया के 18 द्वीप, अब तक दुनिया के 18 द्वीप जलमग्न हो चुके हैं, यानी समुद्र क्या सतह बढ़ने के कारण, बढ़ोतरी कारण 18 द्वीप जलमग्न हो चुके हैं दुनिया के, यानी जल के अंदर चले गए हैं, खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल ही डूब चुके हैं। और भारत में भी 54 द्वीप और एक सुंदरवन डेल्टा था ना हमारा, एक सुंदरवन पर खतरा मंडा रहा है। अगर भारत की हम चर्चा करें ना तो भारत के अंदर 54 द्वीप ऐसे हैं जो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा ही हालत रही तो 54 द्वीप जलमग्न हो जाएंगे, बिल्कुल जल के अंदर डूब जाएंगे। और एक हमारे जो सुंदरवन है वो भी क्या चला जाए, हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, यानी इनके ऊपर क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है। कभी भी इनको ये क्या हो सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं, जल में डूब सकते हैं यदि ऐसी स्थिति रही तो, यानी अभी तक हम नहीं सुधरे तो भी पड़ेगा। अगर नहीं सुधरे, अगर हमारी परिस्थितियाँ यही चलती रही, ऐसे ही हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहे तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखोगे अरे बहुत से द्वीप तो जलमग्न हो जाएंगे, क्या बिल्कुल पृथ्वी, तो वो द्वीप बिल्कुल पानी में डूब जाएंगे, यानी समुद्र की जो सतह है उसमें बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी पूरे तटीय एरिया को, और जो द्वीप है सबको वो क्या कर देगी, जलमग्न कर देगा समुद्र। तो नेक्स्ट अगर बात करें हम, 2 नंबर का हो गया, तीसरा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव।
देखो ग्लोबल वार्मिंग का पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब मानवीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, क्योंकि गर्मी बढ़ने से क्या होती है, मलेरिया है, डेंगू है और भी बहुत सी येलो फीवर है, ये बीमारियां बढ़ रही है मुझसे। ये आता है ना, डेंगू की स्थिति चल रही है वर्तमान के अंदर, ठीक है, मलेरिया होती है, येलो फीवर होती है। ये सब किसके कारण है? गर्मी बढ़ने के कारण है, ध्यान रखना। इसका मतलब इससे मानव स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, मानव का स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा? बिल्कुल पड़ रहा है। बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही है। उसके बाद अगर नेक्स्ट करें हम पशु पक्षियों, देखो पक्षियों पर भी प्रभाव होगा, बिल्कुल होगा। जब मानव पर प्रभाव हो रहा है, मानव नष्ट हो रहा है, मानव की बीमारियां लग रही है, तो पशु पक्षी भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट की कगार पर जा रही है। देखो बहुत सी प्रजातियां तो ऐसी है जो नष्ट ही हो चुकी है, जिसको हम देख ही नहीं पाते। अगर यही गर्मी की स्थिति रही ना, तो आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं होगा कि ये प्रजाति कभी पृथ्वी पर थी, यानी पृथ्वी पर ऐसा जीव कोई रहता था। अगर हम नेक्स्ट बात करें आगे टॉपिक, ये था इसके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। बिल्कुल सिंपल है, तापमान बढ़ रहा है, तो समुद्र की सतह है उसमें वृद्धि हो रही है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, पशु पक्षी जीव जंतु पर प्रभाव पड़ा है और शहरों पर भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़े हम। एक बुक के अंदर आपको दे रखा है कि ग्रीन हाउस गैस के मुख्य कारक। ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस गैस होती है, यानी ग्रीन हाउस की, देखो मैंने कहा था ना, एक हम हाउस कमरा बनाते हैं, उसके अंदर क्या छत होती है, वो ऐसे शीशे की होती है। ये जो पृथ्वी की जो किरणें होती है वो आ जाती है, लेकिन वापिस नहीं जा पाती, उसको यही रोक लेती है वो। ठीक है, आने के लिए तो पारदर्शी है, जाने के लिए वो बंद कर देती है, नहीं जाती वो। इसका इस हाउस का रूम का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। ये किस लिए करवाया जाता है? ताकि इसके अंदर जिसको ज़्यादा गर्मी चाहिए, अधिक गर्मी वाले पौधों को उगाया जाता है, अधिक गर्मी वाले पौधों को उगाया जाता है। यही हालत पृथ्वी की हो चुकी है, यही हालत क्या हो चुकी है, पृथ्वी भी एक ग्रीन हाउस की तरह काम करने लगी है। यानी पृथ्वी के एक जो हमने पढ़ा था ना, CO2, मीथेन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, ये गैसें इस ग्रीन हाउस की तरह काम कर रही है। ठीक है, पृथ्वी की जो सूर्य किरणें तो आ जाती है, लेकिन वापिस नहीं जा पाती, यानी वो पृथ्वी पर ही रह जाती है, यानी इसके अंदर, इस पर्थ के अंदर वापस नहीं जा पाती। पृथ्वी रहने के कारण पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें के मुख्य कारक, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य कारक। तो कौन, जो गैसें हमने पढ़ी ना, उनमें किस किस का कितना कितना योगदान है वो पढ़ते हैं, कितना कितना योगदान है। ठीक है, तो योगदान हम पढ़ते हैं पावर स्टेशन से प्रतिशत, यानी पावर स्टेशन होते हैं ना, जो पावर यानी बिजली बनाई जाती है, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग में टोटल प्रतिशत है वो है 21.3%, यानी वो ग्लोबल वार्मिंग में अपना हिस्सा दे रही है, अपना प्रतिशत दे रही है। लेकिन इंडस्ट्री से, यानी इंडस्ट्री होते हैं ना, औद्योगिक होते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस में कितना योगदान है उनका, तो उसका है 16.8%। इतना वो क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ाने और ग्रीन हाउस गैसों में सहयोग दे रहा है। यातायात और गाड़ियों से, यानी यातायात और गाड़ियों से जो धुएं निकलता है ना, उससे 14.4% ग्लोबल वार्मिंग की संभावना होती है। इसका उतना योगदान होता है, ग्रीन हाउस गैसों का जन्म देती है ये। खेती किसानी के उत्पादों से, यानी जो खेती किसान उत्पाद करते हैं ना, उत्पादन करते हैं, स्प्रे वगैरह का यूज करते हैं, खादों का यूज करते हैं, उसमें 12.5% किसानों का योगदान है। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल, जो जीवाश्म जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना, ठीक है, उससे जो धुआं निकलता है, उसका टोटल 11.3% योगदान है। रहवासी क्षेत्रों से, जो रहवासी जो रहते हैं अपने मकान बनाकर, उनका टोटल योगदान है 10.3%। बायोमास जलने से प्रतिशत, बायोमास होते हैं ना जो जलाते हैं, जैसे तो ये जो गोबर वगैरह खाद बनाकर हम उनको गोबर वगैरह का जो पाकर उनको जो जलाते हैं, उससे टोटल 10% योगदान है। और कचरा जलाने से, जो कचरा जलाते हैं हम, जो कचरा होता है ना, उसको जलाने से 3.4% योगदान होता है ग्रीन हाउस गैसों में। यानी इन सभी का कुछ ना कुछ योगदान है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते टोटल जो ग्रीन हाउस गैसों को जन्म दे रहा है वो इंडस्ट्री दे रहा है, टोटल नहीं कह सकते पावर हाउस दे रहे हैं, टोटल नहीं कह सकते किसान दे रहे हैं, बल्कि सभी का कुछ ना कुछ योगदान है। इसका मतलब हम भी अछूते नहीं है, है ना, हम भी अछूते नहीं है, हमने भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है।
देखो हम एक गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं हम, सार्वजनिक जो साधन है उसका यूज कर सकते हैं, रेल गाड़ी है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने साधन को देख के जाते हैं। अगर घर से दो व्यक्ति जाते हैं तो वो एक ही नहीं बल्कि दो साधन अपने अलग अलग लेके जाते हैं स्टैंडर्ड के लिए। तो इसका मतलब हम भी कुछ ना कुछ प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है अभी मैं नहीं पहुंचा रहा, यानी प्रत्येक क्षेत्र का कुछ ना कुछ हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पन्न में हम योगदान दे रहे हैं। अब क्या आता है ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय, ये तो सिंपल ही है, यानी इसके जो कारण है उसको उपाय बना दो आप। यानी हमें क्या करना चाहिए, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, यानी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, आसपास पूरी हमें अपनी हरियाली रखनी चाहिए। आप जहाँ पर रहते हो जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ पर आसपास क्या रखनी चाहिए, हरियाली रखनी चाहिए। जो कार्बनिक ईंधन होते हैं, कार्बन जो तो ज़्यादा मतलब धुएँ वगैरह का काम कर धुआं फैलाते हैं या ज़्यादा जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं उसका हमें उपयोग ही नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हमें सीएनसी गैसों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी जैसे जो वायु ऊर्जा है, ठीक है, भूगर्भीय ऊर्जा है, उसके बाद जो पवन ऊर्जा है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, वो उसके अंदर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, यानी हमें खुद को अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। बस वही है, पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, हमारे आसपास हरियाली रखनी चाहिए, ठीक है। शीशा रहित जो पेट्रोल होता है उसका यूज करना चाहिए, हमें ऐसे पदार्थों का यूज नहीं करना जिससे ज़्यादा धुआं, ज़्यादा पर्यावरण नुकसान होता है, यानी कार्बनिक पदार्थों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ बात है, कमी लाई जानी चाहिए कार्बनिक पदार्थों के अंदर, जिसके द्वारा हम ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यानी हमें अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा, ये अपनी आदत को सुधारना। अब हम बात करते हैं पर्यावरण परिवर्तन पर, पर्यावरण परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन। देखो पर्यावरण जो संकट है, पर्यावरण जो परिवर्तन है वो अकेले भारत के लिए थोड़ी है, तो पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व इस संकट से जूझ रहा है, पूरा विश्व इस संकट का सामना कर रहा है। तब ये वैश्विक चिंतन होता है, पूरा विश्व का चिंतन है, बहुत सभी देश मिलकर इस पर विचार करने लगे हैं, चिंतन करने लगे हैं। अब सभी देशों को ऐसा लगा भी हमें पर्यावरण को, चाहे वो विकसित है चाहे वो विकासशील है, सभी देशों को आगे आना पड़ेगा और अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो पूरा विश्व को खतरा है, पूरे विश्व को संकट है, पूरे विश्व को नुकसान होगा, है ना। कोई एक देश का नहीं है, एक देश पर इफेक्ट पड़ने वाला है, पूरे विश्व पर इफेक्ट पड़ेगा अगर हम पर्यावरण को अभी तक हम नहीं सुधरे, अगर पर्यावरण को हमने सुधारने की या उसमें संकट को रोकने की अगर हमने कोशिश नहीं की, तो अगर हम पर्यावरण को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते जाएंगे ना, पूरे विश्व को इसका अर्जाना भुगतना पड़ेगा, और भुगत रहा है पूरा विश्व इसका अर्जाना भुगत रहा है। बहुत सी बीमारियां आ रही है, बहुत सी भी वजह से कोविड-19 है, देखो बहुत सी बीमारियां आ रही है, बहुत ज़्यादा पृथ्वी पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो वैश्विक चिंतन की हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो पहला चिंतन हुआ था वो 5 से 16 जून 1972 को हुआ था, 5 से 16 जून 1972, ये वैश्विक चिंतन की तारीख है, यानी 5 से 16 जून 1972 को ये हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन, यानी यहाँ पर कुछ विश्व के देश इकट्ठे हुए थे और पर्यावरण परिवर्तन पर विचार किया था, यानी उसको रोकने से। देखो ये तो आपको सभी में ये लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन था, मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र, यानी पूरे विश्व का था, वैश्विक था, एक देश का नहीं था, ठीक है। ये एक सम्मेलन बनाया गया, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है सम्मेलन क्यों किए जाते हैं, सिर्फ पर्यावरण को सुधारने के लिए, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। फिर इसकी 10वीं वर्षगांठ पर, यानी जो पहला सम्मेलन हुआ था ना स्टॉकहोम में, इसकी 10वीं वर्षगांठ यानी 10 वर्ष के बाद 10 से 18 मई 1982 को, 10 से
18 मई 1982 ना, 10 साल हो गए ना पूरे 1972 से 1982, यानी उसके पूरे 10वीं वर्षगांठ पर 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 10 से 18 मई 1982 को नैरोबी केन्या में एक राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? नैरोबी केन्या में, यानी इन राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ था ना। कई बार हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, उतने ही टाइम बाद हम फिर मिलते हैं, हम देखते हैं यार वास्तव में जो हमने निर्णय लिया था वो सही है या नहीं, है ना। तो इसी प्रकार इसमें इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और फिर वो राष्ट्र इकट्ठे हुए थे और उन्होंने फिर क्या किया था? पर्यावरण परिवर्तन पर चिंतन। फिर उसकी टोटल स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ, यानी 20 वर्षों के बाद एक सम्मेलन और हुआ था, 3 से 4 जून 1992 को हुआ था। 3 से 14 जून, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 3 से 14 जून 1992 को, यानी 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में, पर्यावरण परिवर्तन पर चिंतन किया गया था। और 1972 के 10 वर्ष बाद 1982 में हुआ था नैरोबी केन्या में, ठीक है। और इस स्टॉकहोम के 20 वर्ष बाद, यानी 20वीं वर्षगांठ आप कह सकते हो, 20वीं वर्षगांठ वो हुआ था 3 से 14 जून 1992 को। 3 से 14 जून 1992 को ये हुआ था रियो डी जनेरिया, ब्राजील के अंदर। कहाँ हुआ था? यहाँ लिख देता हूँ मैं, रियो डी जनेरिया, तो ब्राजील में है। रियो डी जनेरिया ब्राजील में होता है। इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये 3 सम्मेलन हो गए ना। ये वैश्विक चिंतन की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व स्तर पर जो देश इकट्ठे होकर चिंतन किया था उसके सुधारने की बात की थी। तो पहला हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन, 5 से 16 जून 1972 को पर्यावरण परिवर्तन पर चिंतन किया गया था। फिर हुआ था इसकी 10वीं वर्षगांठ 10 से 18 में 1982 नैरोबी केन्या में। इसके अंदर फिर उस पर उन्होंने चर्चा की थी इस प्रकार हमने कुछ सुधार किया या नहीं किया, फिर आगे हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद तीसरा इसके स्टॉकहोम के 20वीं वर्षगांठ पर 3 से 14 जून 1992 को हुआ था चौथा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरिया, ब्राजील में। उसके बाद नेक्स्ट सम्मेलन की बात करें, मैं आपको सम्मेलन बताऊंगा टोटल, बाकी उसके उद्देश्य है वो तो पता है आपको, सब पर्यावरण चिंतन से संबंधित है कि किस प्रकार हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं, किस प्रकार जो हमारे सामने समस्या आ रही है उसको दूर की जा सकती है, यानी समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसी आधार पर एक सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो सम्मेलन हुआ था 2014 के। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 में हुआ था। इसे हम कहते हैं COP20, यानी COP20 के नाम जानता है। ये पेरू की राजधानी लिमा में हुआ था। पेरू की राजधानी लिमा, और इसे बोलते हैं हम COP20 के नाम पर इसको जाना जाता है, ठीक है। COP20 के नाम से जाना जाता है। पेरू की राजधानी लिमा में हुआ था। ये 1 से 14 सितंबर 2014 को हुआ। तारीख क्या थी? 1 से 14 सितंबर 2014, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन, यानी वो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर संबंधित था, 2014 में हुआ था। पेरू की राजधानी लिमा में हुआ था, ठीक है। COP20 कहते हैं इसको, और 1 से 14 सितंबर 2014 तक ये सम्मेलन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट सम्मेलन की बात करें, देखो आगे जो इसके उद्देश्य थे वो तो आप पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है। पर्यावरण को सुधारने के थे, यानी वो इकट्ठे होकर बातचीत करते, चिंतन करते थे कि किस प्रकार पर्यावरण को सुधारा जा सकता है, किस प्रकार इन गैसों में कमी की जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो इन गैसों की बढ़ोतरी कर रही है वो विकसित देश कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा विकसित देश इन साधनों का यूज कर रही है, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, इन गैसों में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी हमारे जो वायु जल ये सब दूषित हो रही है।
तो उनको हम रोकेंगे कैसे? अब वो तो हो गया, वो तो ठीक है, वो तो मैटर तो हो गया। अब इसको आगे रोकने के लिए, उसको सुधारने के लिए, पर्यावरण में परिवर्तन को सुधारने के लिए ये वैश्विक चिंतन होते हैं। तो एक हुआ था 2014 में पेरू की राजधानी लिमा में, एक दूसरा हुआ था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हुआ था 2015 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था, कब हुआ था? सॉरी, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक चला था ये। इसको का नाम दिया गया COP21। इस नाम से जाना जाता है। ये तो जाना जाता है COP20 के नाम से, ये जाना जाता है COP21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो COP20 के नाम से जाना गया था आपका 2014 वाला, और ये जाना गया था COP के नाम से। ठीक है, अभी ये वो सम्मेलन है जिसके द्वारा वैश्विक चिंतन हुआ था या पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण को सुधारने की चर्चा पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल सा लेसन है भी बात है। तो आपको ये तो आप पढ़ते ही आए हो, पर्यावरण को जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हम उसको कैसे दूर कर रहे हैं, सब यही तो चर्चा करें। अब आता है बात, चलो हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ तक आप इतना ही करना है, जहाँ तक आप क्योंकि ये जो सिंपल चीज़ होती है ना वो दिमाग से जल्दी निकल जाती है। क्योंकि मैं बार बार सिंपल बोल रहा हूँ, आप तो सोचोगे ये तो सिंपल ही है, बाद में याद कर लेंगे। तो भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, याद रखना है, इसको पढ़ना है, ऐसे नहीं छोड़ देना इसको। तो ठीक है, ये तो सिंपल है, सर ही बोलते हैं बिल्कुल सिंपल है, इसका क्या पढ़ना, तो पढ़ेगा। तो जितने मार्क्स है बाकी हुए इसमें भी मार्क्स है। हाँ, जो सिंपल होती है ना उसको ज़्यादा पढ़ो ताकि वो तो मार्क्स पक्के हो जाए ना, चलने तो किसी पर गड़बड़ी। चलो ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान से संबंधित को पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे रखे गए हैं, कुछ आर्टिकल रखे गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक